कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिले और संभाग को खत्म करने के विरोध में हम सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजा देंगे और ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगे। अजमेर पहुंचे गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 9 जिलों को खत्म करने पर कांग्रेस नाराज है। बीजेपी सरकार ने जन विरोधी कार्य किए हैं। हम ईंट से ईंट बजा देंगे और मजबूर कर देंगे कि जिले और संभाग वापस खोले। सुनिए। जो बदललाल है उन्होंने जो अशोक गहलोत की जो जिला इन्होंने जो बनाया है, अशोक गहलोत जी ने वो बन गए। जिले और संभाग जो खत्म किए ये जन विरोधी कार्य किया। ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़क और सदन पे इनको मजबूर कर देंगे कि वापस जिले और संभाग वापस खोले। आपको बता दें कि कुंभ मेले में खालिस्तानियों द्वारा हमले की धमकी पर ऑल इंडिया एंटी टेररिज्म फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने रिएक्शन दिया है। जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए बिट्टा ने कहा कि खालिस्तानी पन्नू जैसे लोग हमारे समाज में धब्बा हैं। उनकी धमकियों का कोई असर होने वाला नहीं है। राम मंदिर के समय भी खालिस्तानियों ने धमकी दी थी, लेकिन वो धमकी ही रही। बिट्टा ने कहा कि सिख भाइयों से कहना चाहता हूं कि पगड़ी में अगर कोई आतंकवादी आ जाए तो हमारी कौम के लिए धब्बा है। खालिस्तानियों को बात कह देना चाहता हूं, राम जन्मभूमि का जब निर्माण हुआ तब भी पन्नू पाकिस्तान के चाइना के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू ने कहा था हम राम जन्मभूमि भी हमला करेंगे। उसके बाद भी कई बार धमकी दी उसने। अब ये कुंभ का मेला वो है, 110 करोड़ हिंदू समाज की आस्था है, दूसरे धर्म की भी आस्था है। कुंभ का मेला हिंदुस्तान का एक ऐतिहासिक मेला माना जाता है। जैसे हरमंदिर साहब के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रोज नमस्तक होते हैं, ये कुंभ का मेला कई वर्षों के बाद आता है। अगर पन्नू ने खालिस्तानियों ने धमकी दी है, कनाडा से, अमेरिका से, यूके से धमकी दी है, तो हिंदुस्तान के मेरे सिख समाज से आवाज नहीं उठी, चुप रहना भी गुनाह है। और रेप के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए साफ कहा कि ये जमानत 86 साल के आसाराम की ज्यादा उम्र और खराब सेहत के आधार पर दी गई है। आपको बता दें कि आसाराम के ये जमानत सूरत रेप केस में मिली है। जोधपुर रेप केस में उन्हें हाई कोर्ट से अभी जमानत लेनी होगी। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत। 31 मार्च तक सशर्त मिली अंतरिम जमानत। सूरत रेप केस में मिली थी उम्र कैद की सजा। रेप के 2 मामलों में करीब 11 साल से जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, लेकिन वो कब तक जेल से बाहर आएगा ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत रेप केस मामले में मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। 31 मार्च 2023 को कोर्ट ने सूरत रेप मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। रेप का यह केस गांधीनगर के पास आसाराम के आश्रम में रहने वाली महिला ने दर्ज करवाया था। आसाराम फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए साफ कहा है कि यह जमानत 86 साल के आसाराम की ज्यादा उम्र और खराब सेहत के आधार पर दी गई है। इस दौरान वो अपना इलाज करवा सकते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संत आसाराम, जो कि जोधपुर केंद्रीय कारागृह में फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, तो मानवीय आधारों पर अंतरिम जमानत प्रदान की है। इस जमानत की अवधि का उपयोग वे अपनी चिकित्सा प्रक्रिया के लिए 31 मार्च तक कर सकेंगे। कोर्ट ने अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के आधार पर दी है, जिसके तहत जेल से रिहाई के बाद आसाराम रिहाई के दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इलाज के दौरान 3 पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे, ये पुलिस अधिकारी इलाज में दखल नहीं देंगे। कोर्ट में वकील ने आसाराम के 2 बार दिल का दौरा पड़ने और जेल में सही इलाज न मिलने की बात कही, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही आसाराम को जमानत दे दी हो, लेकिन उनका जेल से बाहर आने पर अब भी संशय है।
साल 2013 में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर आश्रम से गिरफ्तार किया था। जोधपुर आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को अप्रैल 2018 में दोषी ठहराया गया और अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यानी सिर्फ सूरत केस में आसाराम को जमानत मिली है। जोधपुर रेप केस में जमानत के लिए उसे जोधपुर कोर्ट जाना पड़ेगा। जानकारों की माने तो अगले 1 या 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए जोधपुर हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी। आसाराम पिछले 5 महीने में 3 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। हाल ही में वो 17 दिनों की 5 पैरोल खत्म कर जोधपुर जेल वापस लौटा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद भी आसाराम की जेल से रिहाई कब तक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। भजनलाल सरकार इस बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस उदयपुर में मनाने जा रही है और गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर के मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर से वीसी के जरिए अहम बैठक ली। बैठक में अधिकारियों के साथ समारोह की तैयारी विस्तार से चर्चा की गई और ये समारोह उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने एट होम और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर भी फीडबैक लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह के भव्य रूप से आयोजन के दिशा निर्देश भी दिए। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की ओर से चादर पेश की गई। मज़ार शरीफ पर हकीकत के फूल और मखमली चादर पेश करते हुए अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। ये चादर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती लेकर पहुंचे, जिनके साथ भाजपा के पदाधिकारी और अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने चादर पेश करने के बाद बुलंद दरवाजे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश पढ़ करके सुनाया। चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 813वें सालाना उसके मौके पर मैं ख्वाजा साहब के समस्त अनुयायियों को अपनी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख्वाजा साहब की दुआ से आपकी जिंदगी में खुशियाँ और बरकत आए। ख्वाजा गरीब नवाज ने विश्व को इंसानियत का अनमोल संदेश दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर मेरी ओर से मैं ये चादर भेजने की खुशी जाहिर कर रहा हूँ। इस मौके पर मैं ख्वाजा साहब से प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना करता हूँ। कांग्रेस की ओर से संविधान और दलितों को लेकर बनाए गए नैरेटिव को तोड़ने के लिए भाजपा देश भर में अभियान शुरू करने जा रही है। राजस्थान के साथ ही आपको बता दें कि देश भर में 11 से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान शुरू करने जा रही है। 15 दिवसीय अभियान में पार्टी नेता जनता को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि संविधान और दलितों अधिकारों की असली रक्षक बीजेपी है। इसके लिए पार्टी की ओर से बूथ स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान बीजेपी के बूथ और मंडल स्तर तक कार्यक्रम होंगे। इस कार्यालय में बैठक हुई है और ये संविधान गौरव अभियान यात्रा, जिसमें हम लगभग 50 ऐसे इवेंट करेंगे, जिसमें हमारी सभा भी होगी, जिसमें हमारा निबंध प्रतियोगिता भी होगी, क्विज प्रतियोगिता भी होगी। इस प्रकार से एक संविधान के बारे में विशेषकर हमारा ये अभियान चलेगा और उसमें हम प्रत्येक जिले में एक बड़ा इवेंट करेंगे, जिसमें हमारा राज्य स्तरीय और हमारा केंद्रीय स्तरीय, चाहे हमारा मंत्री हो, चाहे हमारा पार्टी का बड़ा पदाधिकारी हो, ऐसे वहां पर प्रत्येक जिले तक जाएगा। अलवर बीजेपी दक्षिण के 30 में से 18 मंडल अध्यक्ष घोषित कर दिए गए। आपको बता दें कि 12 को होल्ड कर दिया गया और कई लोगों की उम्र को लेकर के ऑब्जेक्शन सामने आए हैं। जल्दी अलवर दक्षिण और उत्तर के जिलाध्यक्ष भी बदले जाएंगे। ये बात मंगलवार को अलवर आए संगठन चुनाव के प्रभारी व पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने बीजेपी कार्यालय में कही। उन्होंने कहा कि अलवर दक्षिण जिले में कुल 30 मंडल हैं, जिनमें से 18 का चयन कर लिया, केवल 3 लोग रिपीट किए गए हैं, बाकी सबको बदल दिया है। मंडल अध्यक्ष के साथ एक मंडल प्रतिनिधि भी बनाया गया है। मंडल अध्यक्षों का चयन निष्पक्ष तरीके से किया गया है। कार्यकर्ताओं की सहमति लेकर के बनाए गए हैं और किसी तरह के प्रभाव का असर नहीं माना गया।
सिर्फ ये था कि कुछ तो उम्र का फर्क पड़ गया था और कुछ है ना जाति समीकरण के हिसाब से भी कुछ ऐसे आ गए तो हमने उसको भी रोका है और कुछ में है ना जो विचार पूरा हो नहीं पाया। पड़े फर्क उसमें सिर्फ ये था कि कुछ तो उम्र का फर्क पड़ गया था और कुछ है ना जाति समीकरण के हिसाब से भी कुछ ऐसे आ गए तो हमने उसको भी रोका है और कुछ में है ना जो विचार पूरा हो नहीं पाया, इसलिए भी हमने रोका। अगर हम आपसे ये पूछे कि अपने मौज मजे, अपने मनोरंजन के लिए दूसरों की जान लेना कहां तक उचित है, तो मुमकिन है आप सवाल पर ही चौंक जाए। ऐसा कौन कर रहा है? लेकिन प्रदेश की दुकानों पर चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है और ताज्जुब ये कि पतंगबाज इसे खरीद भी रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आपके मनोरंजन का साधन क्यों ले किसी बेकसूर की जान? इस पतंगोत्सव रहिए खबरदार, ना हो किसी पर मौत के मांझे का प्रहार। ऊंची उड़ान भरने वाली, हवा से बातें करने वाली ये वो पतंगे हैं जिन पर पतंगबाज जान छिड़कते हैं। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। प्रदेश में मकर संक्रांति पर सबसे ज्यादा पतंगबाजी पिंक सिटी में ही की जाती है। संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए यहाँ करीब 30,000 से ज्यादा दुकानें लगती हैं, जिनमें हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि गुलाबी नगरी पतंगों से नजर आ रही है और खास तौर पर मैं आपको बता दूं, गुलाबी नगरी की पतंगबाजी विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ से माल जो है इंदौर भेजा जाता है, गुजरात भेजा जाता है और बड़े व्यापारियों के लिए यहाँ पर भी जो है पतंगे काफी तादाद में देखी जा रही है। रंग बिरंगी पतंगे अपने आप तो आसमान में उड़ने से रही, इसीलिए इन पतंगों के लिए उस डोर की तलाश होती है जिन पर सवार होकर ये बादलों के उस पार जाएं। पतंगबाजों की तलाश चाइनीज मांझे पर जाकर खत्म होती है, लेकिन ये मांझा इतना खतरनाक होता है कि इससे हर साल कई लोगों की जान चली जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। इसीलिए इस पर पाबंदी भी लगाई जाती है। फिर भी मौत का ये मांझा न सिर्फ दुकानों पर उपलब्ध है, बल्कि पतंगबाज इसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदते भी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि चाइनीज मांझे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पतंगबाज इसे इग्नोर नहीं कर पाते। नायलॉन और मेटेलिक पाउडर से बनाया जाता है चाइनीज मांझा। स्ट्रेचेबल होने की वजह से खींचने पर टूटता नहीं है। इस कातिल मांझे को काटना भी काफी मुश्किल होता है। वैसे तो प्रदेश भर में चाइनीज मांझे के खिलाफ प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन कोटा शहर में चाइनीज मांझे के कारण लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने शासन, प्रशासन और आम जनता को झकझोर कर रख दिया है। चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने की मांग करते हुए एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। जो चाइनीज मांझा है, इससे इंसान ही नहीं पशुओं को भी घायल हो रहे हैं और हजारों सैकड़ों की तादाद पर पशु घायल हो रहे हैं। और पशु चिकित्सालय में जब जाके देखा तो वहाँ बहुत गंभीर समस्या आ रही है इन पर। कबूतर, अधिकतर कबूतर जो पंख कट रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल मर रहे हैं। मतलब उससे हम इसके लिए हम ज्ञापन देना आए थे कि चाइनीज मांझे पर रोक लगे। नगर निगम की बस की बात नहीं है, पुलिस का भी इसमें सहयोग ले, जिससे बेचने वाले, खरीदने वाले दोनों पर इसकी पाबंदी लगे और लोगों को भी जागरूक करें कि इस तरह की कार्रवाई न करें जिससे दूसरों को नुकसान हो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चाइनीज मांझा कोटा की नहीं बल्कि देश भर की समस्या है। इस पर बॉर्डर पर ही कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि शहरों पर बिकने ही ना आए। प्रदेश सरकार चाइनीज मांझे को लेकर के सख्त है। प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। न केवल चाइनीज मांझे की बिक्री की जा सकती है, बल्कि चाइनीज मांझे का निर्माण पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें जिले के अंदर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चाइनीज मांझे को लेकर के करने के निर्देश दिए गए हैं। सख्त कार्रवाई की जरूरत है उन कारोबारियों पर जो कि चोरी छिपे चाइनीज मांझे को बाजार में बेच रहे हैं और लोगों के साथ बेजुबान परिंदों की जीवन को संकट में डाल रहे हैं। किस्से, कहानियों और फिल्मों में भले ही चीते की चाल की चर्चा होती रही हो, लेकिन रफ्तार पैंथर की भी कम नहीं है।
उदयपुर में एक पैंथर फिर वन विभाग को चकमा दे गया। क्या कुछ ये पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। ट्रैप के लिए बिछाया जाल, वन रक्षकों की नई गली दाल, वन विभाग डाल डाल, पैंथर पात पात, दहशत बरकरार, वन विभाग लाचार। पलक झपकने के पहले एक्शन और बिजली को मात देती रफ्तार। ग्यारह सेकेंड के इस फुटेज में उस जानवर की चालाकी और रफ्तार देखिए, जिसके आगे वन विभाग भी लाचार नजर आ रहा है। 6 जनवरी की रात 10:49 के इस फुटेज को गौर से देखिए। एक एक फ्रेम में शातिर शिकारी की चालाकी नजर आएगी। पत्तों से ढका पिंजरा, पिंजरे में हुई हलचल, शिकार के लिए पिंजरे में घुसा पैंथर, पिंजरे में हुई हरकत, दरवाजा बंद होने के पहले पैंथर 9-2-11। सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। पैंथर वन विभाग के हाथ नहीं आया। उदयपुर में रिहायशी इलाकों में लगातार लेपर्ड की दस्तक से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है और फिलहाल पिछले कुछ दिनों से उदयपुर के शहरी क्षेत्र में नीमच खेड़ा के समीप परशुराम कॉलोनी के अंदर आए दिन कॉलोनी के बीच में लेपर्ड देखा जाता है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल रहता है। लोगों में घर से बाहर निकलने का डर रहता है और इसकी सूचना जब वन विभाग को दी गई तो वन विभाग ने कॉलोनी के बीच में घर के ठीक बाहर एक पिंजरा भी लगाया। आप देखिए कि ये पिंजरा यहाँ पर लगाया गया है। इस पिंजरे को लगाया गया जिससे कि लेपर्ड इसमें कैद हो और कॉलोनी के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस दहशत से राहत मिल सके। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज आए दिन कैद हो रहे हैं उसमें सामने आ रहा है कि लेपर्ड पिंजरे के पास में जरूर आता है, इसके आसपास अटखेलियां करता है, लेकिन पिंजरे में कैद नहीं होता और वन विभाग के जो सारे प्रयास हैं उन्हें चकमा देता हुआ नजर आता है। नीमच खेड़ा क्षेत्र के परशुराम कॉलोनी में पिछले 1 महीने से दहशत का पर्याय बन चुका पैंथर एक बार फिर पिंजरे में आते आते रह गया। कॉलोनी के लोगों को अब अपने अपनों की फिक्र सता रही है। हम बहुत डरे हुए हैं सर। रात को 7:30 बजे 6 बजे ये पैंथर कभी भी आ जाता है और रात को 9:45 बजे आया था। आया पिंजरे में गया, घर जाने के बाद भी वापस वो निकल गया है और हमें बहुत ज्यादा खतरा है। रात को खुद देखा, अंदर गया, आवाज आई, मेरा रूम यही है सामने, तो अंदर गया और एकदम नीचे जब उसका किवाड़ गिरा ना नीचे तो एकदम भाग के निकल गया। वो मैंने बिल्कुल लाइव देखा उनको। डर तो लगता ही है। छोटे बच्चे घूमते ट्यूशन जाते हैं, शाम को 6 बजे घर से आते, तो अब 6 बजे लेपर्ड आ रहे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? मंदिर तो जाते ही है बच्चे खेलने के लिए। अगर इस तरह का दहशत बनी रहेगी तो बच्चे तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। पैंथर को पकड़ने की कोशिश जारी है। उम्मीद की जा सकती है कि पैंथर जल्द से जल्द जंगल में भेजा जाए और कॉलोनी वासी बेखौफ होकर खुली हवा में सांस ले सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। राजसमंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हनी ट्रैप मामले में कुवारिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अभी आरोपियों को रेलमगरा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कोर्ट में सभी 6 आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर भेजा। पीड़ित व्यापारी ने कुवारिया थाने में
मामला दर्ज करवाया था। आपको बता दें कि 3 महिलाओं को उदयपुर जेल से और 3 पुरुषों को राजसमंद जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। न्यूज 18 राजस्थान पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजसमंद से। यह बड़ी जानकारी जहां पर हनी ट्रैप मामले में कुआरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 6 आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। 2 जनवरी को पीड़ित व्यापारी ने कुआरिया थाने में मामला दर्ज करवाया था। हनी ट्रैप में फंसाकर 4 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगा था। सभी आरोपी पहले से ही हनी ट्रैप के अन्य मामले में जेल में बंद है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के दौरे पर सीएम भजनलाल सीआर पाटिल के आवास पर बैठक हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद है। आपको बता दें कि यमुना जल को लेकर के ये बैठक हो रही है। तो दिल्ली के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा है और सीआर पाटिल के आवास पर बैठक हो रही है। न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए, सीएम भजनलाल आपको नजर आ रहे हैं और सीआर पाटिल के आवास पर यह बैठक हो रही है। सीआर पाटिल भी तस्वीर में दिख रहे हैं, साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद है। देखिए, ये न्यूज 18 राजस्थान पर आपको तस्वीर दिखा रहा है। बैठक की तस्वीर भी सामने आई है। यमुना जल को लेकर के बैठक हो रही है, तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। दिल्ली के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा है। थोड़ी देर पहले ही वो सीआर पाटिल के आवास पर पहुंचे और वहीं पर बैठक हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि सीएम भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, सीआर पाटिल भी आपको दिख रहा है और साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद है। तीनों के बीच मुलाकात की ये तस्वीर, यमुना जल को लेकर के बैठक हो रही है। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन भर्ती केस में अपडेट सामने आई है। गैंग के पकड़े जाने के बाद आज भी कार्रवाई जारी है। जयपुर के परीक्षा केंद्रों पर सर्च कार्रवाई जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि टैगोर भारत परीक्षा केंद्र पर एफएसएल टीम पहुंची और कल एटीएस, एसओजी और पश्चिम जिले की कार्रवाई थी। पुलिस ने गैंग का खुलासा किया है। 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और पश्चिम जिले के जिला स्पेशल प्रभारी भरत महार के नेतृत्व में सर्च हुई। आपको बता दें कि शास्त्री नगर और कुकस इलाके में परीक्षा केंद्र पर एफएसएल टीम और पुलिस पहुंची थी। कल एटीएस, एसओजी और पश्चिम जिले की कार्रवाई थी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र अधीक्षक सहित 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तो 2 तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर के परीक्षा केंद्रों पर सर्च कार्रवाई जो है देखने को मिली। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन भर्ती केस में बड़ी अपडेट है। टैगोर भारत परीक्षा केंद्र पर एफएसएल टीम पहुंची और कल एटीएस, एसओजी ने कार्रवाई की थी। तो पुलिस ने गैंग का खुलासा किया है। 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये बड़ी जानकारी। गैंग के पकड़े जाने के बाद आज भी कार्रवाई जारी है। और चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। आपको बता दें कि जो है कह ये रहे हैं कि पेपर लीक तो कई ऑनलाइन परीक्षा बता रहे हैं। और सोमवार को आपको बता दें कि नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की भर्ती परीक्षा में पुलिस ने नकल करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। कई लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से जो है करवाई जा रही थी। इसे लेकर के सियासत भी गर्म है और कोई कह रहा है ये पेपर लीक है तो कोई इसे ऑनलाइन परीक्षा बता रहा है। इस परीक्षा और इसमें नकल करवाने के तरीके पर न्यूज 18 संवाददाता हितेंद्र शर्मा ने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुकेश चौधरी से लाइव डेमो के साथ बातचीत की। हो गया या फिर एमी एडमिन हो गया या टीम व्यूअर हो गया, तो ये जो एप्लीकेशंस हैं इनको यूज़ करके इसके अंदर एग्ज़ाम में भी नकल करवाई गई है कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। ये दोनों व्यक्ति जो नकल करवा रहा है वो अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेगा और जिस व्यक्ति को नकल करवानी है उसके कंप्यूटर पे भी वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। और श्री गंगानगर जिले में एक बार फिर लॉरेंस गैंग की दहशत देखने को मिल रही है। श्री विजयनगर कस्बे में एक कॉटन व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने व्यापारी को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई।
गौरतलब है कि हाल ही में श्री गंगानगर की पुरानी आबादी इलाके में एक महिला से फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। देखिए। व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती की मांग। लॉरेंस गैंग के नाम से आया धमकी भरा फोन। व्यापारी के परिवार को मिली पुलिस सुरक्षा। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे में एक के बाद एक लॉरेंस गैंग के जरिए धमकी भरे फोन कॉल करने के मामले सामने आ रहे हैं। 4 जनवरी की शाम जहां एक कपड़ा व्यापारी की पत्नी को धमकी भरा फोन कॉल कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, तो वहीं सोमवार रात कॉटन व्यापारी के बेटे को धमकी भरा फोन कॉल आया जिसमें 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। धमकी करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में 4 दिनों के भीतर ही लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम से एक और व्यापारी को फिरौती के लिए धमकी भरा कॉल आया है। ताजा मामला श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक कॉटन व्यापारी के पुत्र को बीती रात लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम से कॉल आया और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। साथ ही 5 करोड़ रुपए की फिरौती न देने पर जान माल के नुकसान को लेकर भी धमकाया गया है। धमकी भरा फोन कॉल आने के बाद व्यापारी ने स्थानीय पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस के उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंचा, जिसके बाद व्यापारी की सुरक्षा के लिहाज से एक गनमैन उपलब्ध कराया गया। साथ ही पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। कपड़ा व्यापारी को धमकी देने का मामला हो या फिर कॉटन व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती का केस हो, पुलिस ने दोनों ही मामलों की जांच तेज कर दी है और जल्द ही मामले में खुलासा हो सकता है। फिलहाल श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर क्षेत्र में जिस तरह से बीती रात कॉटन व्यापारी के पुत्र को लॉरेंस विश्नोई गैंग से नाम से 5 करोड़ रुपए की धमकी भरा फोन आए जाने के बाद में विजयनगर पुलिस के द्वारा व्यापारी को एक गनमैन उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही साथ मामला दर्ज करते हुए मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। झुंझुनू के चिड़ावा में एक बार फिर पेड़ा व्यापारी को धमकी मिली है। बदमाशों ने 8 दिसंबर तक 1 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। बदमाशों ने व्यापारी को भेजे मैसेज में लिखा कि डीएसपी की कुछ नहीं कर पाएगा, 1 करोड़ की रंगदारी 8 दिसंबर तक खाता में जमा करवा दो, नहीं तो गोली मार देंगे। बदमाशों ने रंगदारी की रकम जमा करवाने के लिए बैंक के खाता नंबर भी दिए हैं। व्यापारी को दोबारा धमकी मिलने के बाद चिड़ावा कस्बे के व्यापारियों में आक्रोश है। गुस्साए व्यापारी आज झुंझुनू कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करवाने की मांग करते हुए व्यापारियों के लिए सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है। दिन पहले उनका व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया कि 1 करोड़ रुपए अकाउंट नंबर दिया कि या तो इसमें जमा करवा दो वरना 8 तारीख तक का टाइम दिया, 8 तारीख के बाद में आपको हम गोली मारेंगे। तो उसके बाद में पुलिस को सूचना दी, जो व्हाट्सएप चैट है वो पुलिस को उपलब्ध करवाए गए हैं और उन्होंने न केवल मुझे बल्कि चिड़ावा डीवाईएसपी को भी देख लेने की धमकी दी है। आज सुरक्षा तो जो पहले से चल रही थी वही सुरक्षा है, कोई अतिरिक्त सुरक्षा तो अभी दी नहीं है पुलिस ने। ज्यादा मांग भी ये करेंगे कि आने वाले कल पंडित जी श्री गणेश नारायण के पंडित जी का मेला भी है, अच्छी सुविधा वहां पर प्रदान की जाए, सुरक्षा का प्रदान की जाए, यही हम लेकर के इनको ज्ञापन दिया है। 5 दिन का हमें समय दिया गया है उनको। उसके बाद में आगे जैसा उचित निर्णय होगा वो सभी प्रतिनिधि मंडल मीटिंग करके आप लोगों को अवगत। भरतपुर जिले के बयाना में फर्जी पोस्टमैन बनकर एक व्यक्ति ने बुजुर्ग महिला से ठगी की वारदात को अंजाम दिया। बुजुर्ग महिला पोस्ट ऑफिस से आपको बता दें कि 39,000 रुपए निकालकर घर पहुंची थी, तभी अचानक ही एक फर्जी पोस्टमैन बनकर व्यक्ति बुजुर्ग महिला का पीछा करते हुए घर आया और 4,000 रुपए ज्यादा आने के नाम पर पैसे लेने के बाद रफू चक्कर हो गया। पीड़ित महिला पोस्ट ऑफिस पहुंची तो वो फर्जी डाककर्मी फर्जी निकला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बुजुर्ग महिला से ठगी का मामला भरतपुर के बयाना से सामने आया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फर्जी पोस्टमैन बनकर के बुजुर्ग महिला के साथ ठगी का ये पूरा मामला है।
भैया फिर मैं लाला लिखा के आयो ने फॉर्म भरो। क्या नाम है लाला को? दीनदयाल। वो कहाँ है? अंदर। ठीक है, फिर क्या हुआ था? फिर मैंने पैसा समा दिए उनने, मैंने हम धर लिए। अब मैं कृष्णा हॉस्पिटल गई थी, बहू छोटी लेने सोनोग्राफ करा गई। फिर महाते में आ गई 2 घंटे 1.5 घंटा में सोनोग्राफ करा, फिर मैं सीधी घर चली गई। जिस मुहिम से पब्लिक नहीं जोड़ती उसका नतीजा शानदार नहीं मिलता, इसलिए अभियान से पब्लिक को जोड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसी ही एक कोशिश मेवात में की गई, जिसके चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हथौड़े का प्रहार, मोबाइल हुए चकनाचूर, टूट चुके मोबाइल्स पर रखे उपले और लगा दी गई आग। जिस मोबाइल में लोगों की जान बसती है, जिसके बगैर 5 मिनट निकालना भी मुश्किल हो जाता है, वहां मोबाइल की ऐसी बेकदरी। लेकिन ठहरिए, अगर आप ये मान रहे हैं कि मोबाइल खराब हो चुके हैं तो ऐसा कतई नहीं है। मोबाइल काम कर रहे हैं। फिर ठीक ठाक काम कर रहे मोबाइल्स की होली का जलाने का क्या मतलब? भरतपुर संभाग के दीप जिले के मेवात इलाके में लगातार साइबर ठग जो है वो एक्टिव थे और लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। लेकिन आईजी राहुल प्रकाश द्वारा ऑपरेशन एंटीवायरस की शुरुआत की गई और इस ऑपरेशन के दौरान कई आरोपियों को पकड़ा गया और उनसे कई मोबाइल और जो सिम कार्ड थे वो बरामद किए गए। अपराध का रास्ता भले ही शॉर्टकट नजर आता हो, लेकिन इससे जुड़ी बदनामी न सिर्फ व्यक्ति विशेष बल्कि उसके पूरे परिवार और क्षेत्र को भी लपेटने लगती है। तभी साइबर अपराध और गोकशी की बढ़ती घटनाओं की वजह से बदनाम होता जा रहा मेवात अब बदनामी की धूल झाड़कर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? दरअसल भरतपुर पुलिस ने साइबर क्राइम की वारदात को अंजाम देने वाले मेवात के आरोपियों को पकड़ने की मुहिम चलाई। ऑपरेशन एंटीवायरस की वजह से साइबर क्राइम में 65% की कमी आई है। दीग जिले में साइबर अपराध का ग्राफ 20 से गिरकर 6% रह गया है। सुखद बात यह है कि पुलिस को पब्लिक का भरपूर साथ मिल रहा है। जो ऑपरेशन एंटीवायरस चल रहा है उसमें वहाँ के स्थानीय लोग भी पुलिस का साथ दे रहे हैं। एक पंचायत की गई, कामा थाना इलाके का गांव है गावड़ी, वहाँ पंचायत हुई और वहाँ पंचायत में ये निर्णय लिया गया कि 11 सदस्य की कमेटी बनाई गई और वो कमेटी निगरानी रखेगी कि गांव में कौन कौन लोग साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और करीबन 5 दिन में ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जिनसे 300 मोबाइल और 500 सिम कार्ड जब्त किए गए 11 सदस्यीय टीम द्वारा और उनके द्वारा उनको जलाया गया। दीपकपुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर।